हाय 10 दिसंबर 2020 ये वो दिन है जब मोरक्को ने भी इजराइल को एज ए कंट्री के तौर पे मान्यता दिया। मोरक्को ने भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ऐसा लग ही रहा होगा कि अब एक और पार्टी अमेरिका और इजराइल के सामने अपने घुटने टेक दिए, जबकि बात ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि इजराइल और मोरक्को बहुत पहले से ही एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक अलाई था। शुरू से ही मोरक्को और इजराइल के बीच एक अनऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन बना हुआ था और साल 2020 के बहुत पहले से ही इजरायली पासपोर्ट मोरक्को के अंदर एक्सेप्टेड था। तो आज हम मोरक्को और इजराइल की इस चोरी चोरी चुपके चुपके वाले रिलेशनशिप को बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज के बारे में जरूर पता होनी चाहिए। यूरोप और अमेरिका के बाद मोरक्को ही यहूदियों का तीसरा सबसे बड़ा घर था। लगभग 2000 सालों से ज्यूस यहाँ पे रह रहा था। 50s के दशक में मोरक्को के अंदर यहूदियों का आबादी था करीब 3 लाख के आसपास। स्टेटस की बात करें तो मोरक्को के अंदर इन लोगों का स्टेटस इंडिया के जैन कम्युनिटी की तरह था। साल 1948 में स्टेट ऑफ इजराइल के डिक्लेरेशन के अगले दिन ही ऑलमोस्ट सारे अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर देता है। अब फिलिस्तीन की पार्टीशन और इस रिसेंट वॉर के कारण वहां से अरब्स की एक मास एक्सोडस देखने को मिलता है। ये घटना मुस्लिम मोरक्कन्स के अंदर ज्यूस मोरक्कन्स के प्रति एक नफरत का जन्म देता है, जिसके चलते उसी साल ओजदा और जेरेदा शहर में ज्यूस और मुस्लिम्स के बीच भयानक राइट्स देखने को मिलते हैं, जिसके बाद मोरक्को से ज्यूस की एक लार्ज स्केल इमिग्रेशन देखने को मिलता है। साल 1956 में मोरक्को को फ्रांस से आजादी मिल जाता है। इसके बाद मोरक्को के राजा 5th मोहम्मद ने इस ज्यूस इमिग्रेशन पर बैन लगा देते हैं। इसके बावजूद भी मोसाद अपने सीक्रेट ऑपरेशंस के द्वारा मोरक्को से ज्यूस की इमिग्रेशन को कंटिन्यू रखते हैं। खैर, अभी तक तो इस चीज के बारे में किसी को उतना पता नहीं था, पर साल 1961 के एक बोट एक्सीडेंट ने इस चीज को पूरा एक्सपोज कर देता है। इसके बाद मोरक्को के नए बने राजा सेकंड हसन ने इस ज्यूस इमिग्रेशन बैन को हटा देते हैं, जिसके बाद ही ऑपरेशन याचीन को एग्जीक्यूट किया जाता है। अब आप लोग बोलोगे हसन टू ऐसा क्यों करते हैं? तो उस बोट एक्सीडेंट के बाद ना मोरक्को की बहुत बेइज्जती हुई थी इंटरनेशनल लेवल पर, इसीलिए। खैर, इस दौरान ना मोसाद हसन टू को एक ऐसा पेड़ा खिलाया जिसके बाद से लेकर आज तक मोरक्को कभी इजराइल का साथ नहीं छोड़ा। तो उस समय ना कुछ ऑपोजिशन लीडर्स मोरक्को के इन रॉयल डायनेस्टी के खिलाफ प्लॉट कर रहे थे टू ओवरथ्रो द रेजिम, जिसमें सबसे प्रमुख थे मेहदी बिन बरका। अब इजरायली एजेंट्स को ना इस प्लॉट के बारे में पता चल जाता है और वो हसन टू को इस प्लॉट के बारे में सब कुछ इन्फॉर्म कर देता है। इस घटना के बाद एक तो मेहदी बरका को देश से निकाल दिया जाता है और दूसरा इसके बाद मोरक्को इजराइल कोऑपरेशन का एक नया दौर शुरू होता है। ऑपोजिशंस पर नजर बनाए रखने के लिए हसन टू मोसाद को मोरक्को के अंदर एक स्टेशन खोलने का अनुमति भी देते हैं। इस दौरान मोसाद मोरक्कन इंटेलिजेंस एजेंसी को ट्रेनिंग के साथ साथ सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करते हैं। साल 1965 में एक ऐसा घटना होता है जिसे सुन के आप पूरा चौंक जाओगे। तो एक बार साल 1965 में अरब लीडर्स और मिलिट्री कमांडर्स का एक मीटिंग होने वाला था कासाब्लांका में। अब हसन टू क्या करते हैं, जिस घर में वो मीटिंग होने वाला था वहाँ बग लगा देते हैं। अब मीटिंग खत्म होने के बाद हसन टू उन कन्वर्सेशन के रिकॉर्डिंग मोसाद को हैंडओवर कर देते हैं, जिससे इजराइल को ऑब्वियसली अरब देशों के औकात के बारे में पता चल जाता है, जिसका रिजल्ट कुछ ऐसा निकलता है। इस बात का खुलासा साल 2016 में हुआ था। अब इस घटना के एहसान के तौर पे मोसाद मेहदी बरका को असैसिनेट करने में मोरक्को की मदद करता है। तो 1973 की याम किपुर वॉर में हसन टू कम्प्लीटली न्यूट्रल रहने का फैसला लेते हैं, लेकिन अरब लीग और अपने जनता के प्रेशर में आकर उसको भी मैदान में उतरना पड़ता है। इसके बाद से पूरे 80s तक मोरक्को इजराइल और अरब लीग के बीच एक मीडिएटर का रूप निभाता है। 90s में ना मोरक्को ऑलमोस्ट तैयार हो गया था इजराइल को एज ए कंट्री के तौर पे मान्यता देने के लिए, बट अगेन अरब लीग और जनता की प्रेशर में आकर उसको पीछे हटना पड़ता है। इसके वजह से मोरक्को को इजराइल के साथ अपने रिलेशन को केवल लियासन ऑफिस तक ही सीमित रखनी पड़ती है, मतलब एक लो लेवल का डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाता है। साल 1995 में मोसाद और मोरक्कन इंटेलिजेंस एजेंसी एक जॉइंट कोऑपरेशन में उतरते हैं टू किल ओसामा बिन लादेन, बट ये अनसक्सेसफुल साबित होता है। साल 1999 में हसन टू की देहांत के बाद उनका बेटा 6th मोहम्मद मोरक्को के कुर्सी पर बैठते हैं। अब पहले तो इजराइल को थोड़ा सा धक धक होने लगता है, पर ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता। बेटा हमेशा बाप पर ही जाता है, पर प्यार में लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है ना। साल 2000 में सेकेंड इंतिफादा के दौरान उन लियासन ऑफिसेस को क्लोज कर दिया जाता है। इसके बावजूद भी अगले 20 सालों तक दोनों गवर्नमेंट का सीक्रेट कोऑपरेशन बरकरार रहता है। अब आप लोग बोलोगे रिसेंट टाइम्स में मोरक्को को इजराइल की क्या जरूरत? देखो, इसका तो बड़ा ही सिंपल सा रीजन है। एक तो है रेडिकलाइजेशन। मोरक्को खुद को वेस्ट के साथ जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए वो रेडिकलाइजेशन को ज्यादा बढ़ावा नहीं देते डिस्पाइट बीइंग ए मुस्लिम किंगडम।
दूसरा कारण है ईरान, अल्जीरिया और वेस्टर्न सहारा, खासकर पोलिसारियो फ्रंट के साथ ईरान का उठना बैठना मोरक्को के सोवरेनिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है। यही दो कारण है मॉडर्न डे इजराइल मोरक्को कोऑपरेशन का। अब इसको और मजबूत बनाने के लिए ही साल 2020 में मोरक्को इजराइल के साथ अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज किया, जिसके बदले अमेरिका ने भी वेस्टर्न सहारा के ऊपर मोरक्कन सोवरेनिटी को रिकॉग्नाइज किया। देखो, मोरक्को इजराइल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन तो आज भी बरकरार है। आज भी मोरक्को को स्ट्रगल करना पड़ता है टू बैलेंस द रिलेशनशिप बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। बट द आयरनी इज, इन सब चीजों के बावजूद भी मोरक्को इजराइल रिलेशनशिप केवल टेबल तक ही सीमित है। पीपल टू पीपल इंटरेक्शन आज तक कभी बन नहीं पाया। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।